5 लाख से 25 लाख कमाने वाले सैलरीड लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब घर घर जाकर नहीं, प्रोफाइल में चैट में घुसकर पता लगाया जाएगा कि किसने किसको कितना यूपीआई ट्रांसफर किया। अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो जोर शोर से प्रचार करके सबको बताकर इसको पास करना था। एक्चुअली सरकार आपको नागरिक मानती ही नहीं, वो समझती है कि सब चोर चुपके हैं और कुछ छुपा रहे हैं। नया इनकम टैक्स बिल आ गया है दोस्तों। हाँ, उसी दिन जब अपोजिशन के एमपीज वोट चोरी के मुद्दे पर ईसीआई के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे, तभी सिर्फ वॉइस वोट से बिल पास भी हो गया। एक नहीं, 2 बिल बिना अपोजिशन के मेंबर्स के पास किए गए, इनकम टैक्स बिल और टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल। क्या इतनी जल्दी थी इस बिल को पास करने की? अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो जोर शोर से प्रचार करके सबको बताकर इसको पास करना था। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होता है। टैक्स टेररिज्म तो आपने सुना ही होगा, जब लोगों को लगे कि उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स सिस्टम में ये लेटेस्ट चेंजेस क्या आपको कुछ राहत देंगे? हमारे देश के टैक्सेशन मॉडल में चल क्या रहा है, आइए बात करते हैं। नए इनकम टैक्स बिल को ज्यादा एक्सेसिबल बताया जा रहा है। छोटा है, कंसाइज है, 47 चैप्टर्स से 23 कर दिए गए हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ा दी गई है, पहले 18 थे अब 57। फॉर्मूले भी ज्यादा हैं, पहले 6 थे अब 46। इन सब से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए हर बार टीडीएस कटने से राहत, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का प्रोसेस सिंपल हो, फालतू के हिडन फीस और पेनल्टीज ना हो। आम आदमी चाहता है अपना पैसा कमाना, उसको सेव करना और साथ ही टैक्स देना आसान हो। क्या इनकम टैक्स बिल भी ये चाहता है? इस बिल का सबसे प्रॉब्लमेटिक चेंज ये है कि वो इस आम इंसान को एक नागरिक की तरह ना देखकर एक क्रिमिनल की तरह देखता है। जी हाँ, ओरिजिनल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देना होगा। उसमें टैक्स ऑफिशियल को पहले से ही ये पावर थी कि वो किसी भी ताले दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा को तोड़ सकते थे। अब नया बिल इससे 2 स्टेप्स आगे है। इसमें लिखा है कि आपको टैक्स ऑफिसर्स को सब डॉक्यूमेंट्स देने ही होंगे, साथ ही अपने पासवर्ड्स भी देने होंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के पासवर्ड देने का क्या मतलब है? फोन में तो सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। मतलब क्या पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप चैट तक ऑफिशियल्स को देने होंगे? इसमें तो ये भी लिखा है कि अगर पासवर्ड नहीं है तो भी अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं। अब घर घर जाकर नहीं, प्रोफाइल में चैट में घुसकर पता लगाया जाएगा कि किसने किसको कितना यूपीआई ट्रांसफर किया। क्या आईटी ट्रोल्स को मिलने वाले 2 रुपए का भी हिसाब होगा? क्यों सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है? क्या 5 से 7 लाख कमाने वाले लोग कुछ छुपा रहे हैं? क्या 15 लाख बेड के नीचे छुपा रखा है? जो आदमी टैक्स के दायरे में नहीं आता उसको भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। उसके बैंक खाते आधार और पैन कार्ड से पहले ही लिंक है। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हो सकती जिसकी सरकार को खबर ना हो। फिर इतना सर्वेलेंस क्यों? क्या गारंटी है कि इसकी आड़ में जिसको भी सरकार चाहे या पसंद ना करे उसे निशाना नहीं बनाया जाएगा? हम जानते ही हैं कि कैसे ईडी, सीबीआई जैसी संस्थानों की साख गिरी है। अब इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसे रूल लाकर क्या सिटीजन्स पर दबाव नहीं बनाया जाएगा? प्राइवेसी की भी बात हो रही है। कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बहू बेटियां पोलिंग बूथ में आती हैं। उनके प्राइवेसी के अधिकार का हनन है। अब सरकार आपके घर में घुसकर आपकी बहू बेटियों का फोन चेक करे तो ठीक है। एक्चुअली सरकार आपको नागरिक मानती ही नहीं, वो समझती है कि सब चोर चुपके हैं और कुछ छुपा रहे हैं। जनता को अब एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है और जो टैक्स चोरी करते हैं उनकी चोरी छुपी ही रहती है। क्या अंबानी और अडानी के भी व्हाट्सएप चेक किए जाएंगे? अडानी का नंबर मिल जाए तो यूएस कोर्ट का सम्मन भी उनको व्हाट्सएप कर देना। आम आदमी को टीडीएस के प्रोविजंस में इंटरेस्ट हो सकता है। जी, टीडीएस हटाया नहीं गया है। अब जानते ही हैं कि 50,000 से ऊपर के कोई भी पेमेंट करने पर पैन कार्ड लगता है और 10% टीडीएस कट जाता है। बेशक आपके इनकम टैक्सेबल स्लैब में ना
ना आती हो तो भी टीडीएस तो कटता ही है। हर एम्प्लॉयर टीडीएस के मामले में फूंक कर कदम रखता है। इसी समस्या को हल करने के लिए 50,000 के फिगर को बढ़ा ही देते, 1 लाख भी कर सकते थे, पर नहीं। टीडीएस फाइलिंग में देर हो जाए तो उस पर जो 1000 रुपए फाइन लगता था वो अब नहीं लगेगा। बाकी सब प्रैक्टिकली सेम है। तो फिर इस नए इनकम टैक्स बिल में है क्या? वही गरीबों पर सितम और कॉर्पोरेट्स पे करम। कॉर्पोरेट्स के लिए कंप्लायंस सिंप्लीफाई किया गया है। डिविडेंड इनकम को री इन्वेस्ट करने पर डबल टैक्स ना लगे, इसको देखा गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स पे लगने वाले ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को हटाया गया है। रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने वाले अनोनिमस डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरह से कई और भी प्रोविजंस दिए गए हैं। साथ ही टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 भी लाया गया है। इसमें सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करने वालों को बहुत रिलीफ है। इस फंड से मिलने वाले डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। ये फंड पूरी दुनिया में $925 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है और इंडिया में इस फंड ने 2 जगह इन्वेस्ट किया है, $1.5 बिलियन जियो प्लेटफॉर्म्स में और $1.3 बिलियन रिलायंस रिटेल में। फिर 2 कैसे हुए? क्या एक ही आदमी के लिए बिल में चेंज लाया गया है? जनता के लिए इनकम टैक्स बिल सिंप्लीफाई हो भी जाए, टैक्स से राहत कोसों दूर है। अब तक आप जान ही गए होंगे कि सरकार को कॉर्पोरेट्स के कंपैरिजन में लोगों से ज्यादा टैक्स मिल रहा है। हमारे टैक्स की नीतियां कॉर्पोरेट्स के साथ खड़ी हैं। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्सेस को 30% से 22% कर दिया गया था और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15%, पर उनसे मिलने वाले टैक्सेस में कमी आई है। 2019 में जीडीपी का 3.5% थे और 2024 में 2.8% ही रह गए। ये टेबल देखिए, पहली बार साल 2023-24 में पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स मिलने वाले इनकम टैक्स को पार कर गया। 2014-15 में इसमें काफी गैप था। 2019 में कॉर्पोरेट्स पे टैक्स रेट घटा तो उनके प्रॉफिट्स बड़े ही होंगे, लेकिन टैक्स देने में इतनी कमी क्यों आई? जबकि इस ब्लू लाइन को देखें तो देश का मिडिल क्लास लगातार ज्यादा इनकम टैक्स दे रहा है। मतलब देश के बस 2% जनता देश के खर्चे में कॉर्पोरेट से ज्यादा योगदान दे रही है। फिर सारे टैक्स बेनिफिट्स कॉर्पोरेट्स को ही क्यों? इस 2% में भी आपको टैक्स देने वालों की प्रोफाइल समझनी चाहिए। 90% इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल किए जाते हैं वो सैलरीड मिडिल इनकम अर्नर्स हैं। एसबीआई रिसर्च ने दिखाया 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों का पर्सनल इनकम टैक्स में बस 2.28% शेयर है। 100 करोड़ से ऊपर कमाने वालों का टैक्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। 2019-20 में 1.64% से 2020-21 में 0.77%। 5 लाख से 25 लाख कमाने वाले सैलरीड लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। अमीर लोग तो अपनी इनकम रिपोर्ट ही नहीं करते। आपको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के स्टार्टअप्स बन गए हैं, पर अमीर लोग खुद अपना पैसा रियल एस्टेट, सोना और ऐसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं। अप्रैल में आया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर राम सिंह का पेपर यही दिखाता है। वो साबित करते हैं कि जितना अमीर एक परिवार होता है उतना ही कम इनकम वो रिपोर्ट करता है। एक एग्जाम्पल मिला कि 2021 फोर्ब्स रिचेस्ट इंडियंस लिस्ट में फैमिली का नाम है, लेकिन उनके इनकम उनकी वेल्थ का बस 1/12 हिस्सा है। ये टैक्स चोरी नहीं तो क्या है? क्या इनके व्हाट्सएप चैट और ईमेल्स पढ़े जाएंगे? पर यूरोप में भी तो बहुत टैक्स लगता है। ऑफ कोर्स यूरोप जैसे टैक्स और अफ्रीका जैसे सड़कों का मॉडल हमारे देश में ही अवेलेबल है। बट वेट, अफ्रीका के देशों की सड़कें और सिस्टम सुधर रहे हैं। फालतू में अफ्रीका का नाम खराब नहीं करना चाहिए। यूरोप के देशों में तो वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्स भी होता है, वो लगाओ ना। दुनिया में हाईएस्ट टैक्स लगाने वाले कंट्रीज की लिस्ट निकालो तो कुछ ऐसी दिखती है। 50% से ज्यादा पर्सनल टैक्स है, लेकिन ये हाईएस्ट रेट्स हैं, एवरेज नहीं। एवरेज रेट देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप देश के एवरेज वेज से कम कमाते हैं तो कई देशों में टैक्स रेट 10% से भी कम हो जाते हैं। एवरेज वेज कमाने वालों पर 10 से लेकर 20-25% की रेंज में टैक्स लगता है। मतलब आम जनता पे टैक्स बर्डन उतना नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। और फिर सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड सपोर्ट, अच्छे रोड, बिजली, पानी, साफ हवा भी तो है। जब सरकारें ज्यादा टैक्स लेती हैं तो अपने नागरिकों के लिए ढंग की सुविधाएं देती भी हैं। यूं ही थोड़े ना
यूरोप में पढ़ने और काम करने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। हमारे यहाँ तो लोगों को विदेश भेजने के लिए पूरी इंडस्ट्री ही लग गई है। इतने IELTS कोचिंग सेंटर्स, इतने वीजा और एजुकेशन पे गाइडेंस देने वाले बिजनेसेस। लोग यूरोप के देशों में इसलिए बसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ उनके काम की वैल्यू है, उनका कमाया पैसा बेकार नहीं जाएगा, ऊपर से सोशल सिक्योरिटी रहेगी और AQI। बट हमारे यहाँ उल्टा गेम चल रहा है। हमारे यहाँ नागरिकों को वेलफेयर देना रेवड़ी बन जाता है। बिजली पानी की बेसिक सुविधाएं भी सब जगह नहीं पहुँची हैं। रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज का हाल हर बारिश में एक्सपोज हो जाता है। हाँ, पर टोल सिस्टम एकदम हाईटेक है। जब वेलफेयर स्कीम लागू भी की जाती है तो वहाँ आता है कंडीशंस अप्लाई। आयुष्मान भारत स्कीम को ही लीजिए, इलाज फ्री नहीं है। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर इलाज का कुछ खर्चा उठाया जाएगा। कितने सारे हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है। आप भी फोन मिलाकर अपने शहर के हॉस्पिटल से पूछ लीजिए कि वो स्कीम में है भी या नहीं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे देश में 45% तक है और इन सब के बावजूद 70% इंडियंस के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। OECD कंट्रीज यानी कि हाई इनकम वाली 38 कंट्रीज अपने सिटीजन्स के लिए क्या करती हैं? 2022 में इन कंट्रीज ने अपने GDP का एवरेज 21% पब्लिक सोशल सर्विसेज पे खर्च किया। फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क ने तो 30% पब्लिक सर्विसेज के लिए एलोकेट किया। इन कंपैरिजन साल 2021-22 में इंडिया ने हेल्थ पर 1.9% ऑफ GDP खर्च किया और एजुकेशन पर 2.7%। सब मिलाकर टोटल सोशल स्पेंडिंग रही बस 7.6%। अब आप ही बताइए कि क्या कर सकते हैं टॉप टैक्स लेने वाली कंट्रीज से कंपेयर? इनफैक्ट स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ ज्यादा टैक्स लेना सक्सेस की निशानी नहीं है। US और टर्की जैसे देशों में भी हाई टैक्स है, पर वहाँ साथ ही हाई इनइक्वालिटी भी है और सोशल स्पेंडिंग बहुत कम है। ऑल इन ऑल, अगर आप वाकई पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। टैक्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स ज्यादा लेना तब प्रॉब्लमैटिक होता है जब लोगों की जेब से पैसे गायब हो जाएं और उन्हें कोई सुविधा भी ना मिले। सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। एंड यू गेस्ड इट राइट, अगेन गरीब लोग ही ज्यादा GST देते हैं। GST रेवेन्यू पिछले 5 साल में 4.4 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ। एमी थोड़ी ना हाउस होल्ड सेविंग्स गिर रही हैं। जब टैक्सेस में आदमी का पैसा चला जाता है और कोई सुविधा भी नहीं मिलती तो जाहिर है कि उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उस पे इन्फ्लेशन भी हो तो क्या कहने। इन्हीं कारणों से हाउस होल्ड सेविंग्स घटी हैं और 5 दशक के अपने सबसे कम रेट पर है। GDP का बस 5.1%। हाउस होल्ड डेट GDP का 41.9% है। मतलब लगभग 50% लोन जो लिए जा रहे हैं वो खर्चा चलाने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं। तो क्या किया जाए? क्या इनकम टैक्स बिल में टैक्स ही कम कर देना था? ड्रीम ऑन। हमारे देश के टॉप इकोनॉमिस्ट सालों से इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स वो 2 तरीके हैं जिनसे देश के लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक का कहना है कि टॉप 1% अमीर लोगों की संपत्ति पर बस 2% टैक्स लगाने से ही हर साल करीब 6.6 लाख करोड़ आ सकता है। इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी का भी कहना है कि सुपर रिच पे ज्यादा टैक्स तो लगना ही चाहिए। आज देश के 1% रिचेस्ट लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। GDP का 22.6% को वो कंट्रोल करते हैं। अपनी शादियों में ही 5000 करोड़ उड़ा देते हैं और पता भी नहीं लगता। फिर टैक्स देने में क्या दिक्कत है? या टैक्स ना दिया जाए, इसका पॉलिटिकल इंतजाम इन्होंने कर लिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।